हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एमवी एकेडमी एंड दिस इज योर मिथिलेश सर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी हम बोलते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ठीक है। और आगे जब हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में तो हम आगे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं वो ये दोनों टॉपिक्स हम बच्चों इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। उनके क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं ये सब कुछ हमारे इस पूरे लेक्चर में होगा। तो लेक्चर में पूरी तरह से बने रहिए, ठीक है, और ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिए बच्चों, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे हमको क्या क्वेश्चन हो सकता है बच्चों, ध्यान से देखिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना और समझना इसको। अब इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको दो डेफिनेशंस दिए हैं बच्चों, जो आपको सिंपल लगे आप याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज, अब कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशंस। तो बच्चों एक्चुअली में आपने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस में हम कैसे डिफाइन करते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम इनिशियली फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशंस। आई होप ये वाला डेफिनेशन क्लियर है बच्चों। अब एक दूसरा सिंपल डेफिनेशन देखिए, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन against the electrostatic forces, work done against the electrostatic forces to क्या बच्चों, ध्यान से देखना, to achieve a certain configuration of charges in a given system। तो अगर हमको पर्टिकुलर चार्जेस हैं हमारे पास और उनको हमको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके आना है, किसी पोजीशन पे लेके आना है किसी सिस्टम में, तो उसके लिए जो हमको वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो आप अभी इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक। अब आइए एक्सप्रेशन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना इसको। इमेजिन करो कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू लिया हुआ है एट पॉइंट ओ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करने के लिए, और हमने एक टेस्ट चार्ज लिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो, प्लस क्यू नॉट विच वॉज इनिशियली एट इन्फिनिटी एंड इट इज ब्रॉट एट पॉइंट ए पे लाके रखा हुआ है, ठीक। अब क्या हो रहा है कि पॉइंट ए पे जब तक हम लेके आए थे तब तक कोई फोर्स नहीं लग रहा था, पर जैसे ही ये वाला चार्ज पॉइंट ए पे आया, इस पे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से प्लस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर जो मैंने पॉइंट ए पे लाके रखा था उस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, जो किधर लग रहा है, आउटवर्ड, और उसी लाइन पे कनेक्टिंग ओ ए, राइट। अब मान लो अगर मेरे को इस चार्ज को पॉइंट ए से उठा के इस पॉइंट पे लेके आना है, मान लो कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये डी आर है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, और मैं इस चार्ज को किधर डिस्प्लेस कर रहा हूं, अंदर की तरफ। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन से अपोजिट है। इसको ध्यान रखना बच्चों, ये हम आगे कंसेप्ट में यूज करने वाले हैं। इमेजिन कर लीजिए कि ये जो प्लस क्यू नॉट है जो पॉइंट ए पे है, इसका इनिशियल डिस्टेंस जो पॉइंट ओ से था वो हमने r1 लिया हुआ है, और इमेजिन करो कि मेरे को इस चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे लेके आना है, पॉइंट बी पे। तो क्या हो जाएगा, देखो ये मान लो डिस्टेंस जो है ये r2 है बच्चों, ठीक। सो बेसिकली देखो मैंने कुछ थियरी के पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं इसको बच्चों। लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन ओ। तो मान लो ये प्लस क्यू चार्ज ऊपर रखा है, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इसके विसिनिटी में बच्चों मिल रहा है, ठीक। आइए आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों इसको। let a small charge plus q naught be brought from a point A to point B। आपको बताया
एट रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस, कहां से कहां, पहले R1 पे था उसको R2 पे लेके आए फ्रॉम पॉइंट O अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्सेस ऑन इट, जो कि हमारा था Fe वेक्टर, राइट। वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe वेक्टर in displacing the charge through a small displacement dr vector appears as an increase in potential energy। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिपल्सन जो हो रहा है आपका उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो हमको वर्क डन करना पड़ेगा जो किसके फॉर्म में अपीयर होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो ध्यान से देखिए, मेरा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी du जो है दैट इज नथिंग बट वर्क डन dw एंड दैट इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, बराबर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना बच्चों। अब आप सबको पता है Fe वेक्टर डॉट dr वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, Fe का मैग्नीट्यूड इंटू dr का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यानी कि Fe dr कॉस थीटा। अभी मैंने आपको पीछे ड्राइंग में बच्चों इधर बताया था, एक बार ध्यान से देख लीजिए। Fe वेक्टर इस लाइन पे है और उसी लाइन पे dr वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। और अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है तो अगर मैंने इसको कॉस कंपोनेंट के टर्म्स में लिखा होता तो कॉस 180 क्या हो जाता, -1। इसलिए बच्चों देखो ध्यान से, मैंने डायरेक्टली लिख दिया इन मैग्नीट्यूड फॉर्म की du इज इक्वल टू -Fe इंटू dr, ठीक है, वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe वेक्टर, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों। तो अब ये अगला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन A टू फाइनल पोजीशन B, हमको कहां से कहां मूव करना था, A से B पे। तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। डेल्टा U इज नथिंग बट इंटीग्रेशन R1 टू R2 ऑफ du। du हमने इक्वेशन 1 से क्या लिखा है, देखो du इज Fe वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और इसको मैंने बना लिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब ध्यान से समझना, बट वी नो दैट Coulomb force between two charges separated by a distance r is given by, दो चार्जेस क्या हैं, कैपिटल Q और Q0, डिस्टेंस उनके बीच में क्या है r। तो देखो बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू Coulomb's लॉ हम क्या लिख सकते हैं, Fe वेक्टर इज माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का और Fe वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है। सो Fe वेक्टर जो है दैट इज माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, वेयर r कैप इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। ध्यान से देखना, वेयर आर कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, नेगेटिव साइन शोज दैट आर वेक्टर एंड Fe वेक्टर आर अपोजिटली डायरेक्टेड, व्हिच आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ठीक। अब ध्यान से समझ लो बच्चों, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, मान लो अगर 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम होता तो मेरा डेल्टा U जो है ये क्या था, R1 टू R2, और मैंने देखो F वेक्टर के जगह पे ये लिख दिया, सो दिस इज F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, राइट। और अभी आपको मैंने बताया दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब इनके बीच में अगर मैं थीटा के टर्म्स में लिखता तो अगला स्टेप कॉस थीटा होता, और आर कैप डॉट dr वेक्टर में इनके बीच में जो एंगल है वो बच्चों कितना है, आपको पता है cos 0 1 होता है। तो डायरेक्टली हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ये मेरा बन जाएगा डेल्टा U इज नथिंग बट R1 टू R2 -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर इंटू dr। देखो वेक्टर फॉर्म से हमने बच्चों मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लिया इसको, ठीक है। आओ अगले पेज पे ध्यान देना बच्चों इसको। अब इस स्टेप से हम आगे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब हमारा ये हो जाएगा डेल्टा U जो है दैट इज नथिंग बट -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0, ये सब बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, इट इज R1 टू R2 ऑफ 1/r स्क्वायर dr। बच्चों ध्यान से देखना, फिर अगले स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U जो हो जाएगा दैट इज नथिंग बट -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0, और ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2, और ये r रेज टू -2 dr, जो स्क्वायर है जब वो ऊपर चला जाएगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे बच्चों। तो ये तो जैसा था वैसा लिख दिया हमने, सो Q इंटू Q0 एज इट इज। अब आ जाओ, r रेज टू -2 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, r रेज टू -1 अपॉन -1, और इसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट R1 एंड R2 है, उसको वैसे ही लिख दिया बच्चों, ठीक।
मांगता है आपके समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx यूज़ किया, जो हमको बताता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए अगले पेज में चलते हैं, ध्यान से देखना। अब बच्चों क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा यू जो है मेरा, डेल्टा यू इज इक्वल टू ये -1/4πε0 इंटू ये Q0 एज इट इज, और आपका r⁻⁻1 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 1/r, ध्यान देना। और यहाँ पे जो माइनस था वो माइनस में इधर ही रखता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका r1 r2। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये वाला जो माइनस है आपका और ये वाला जो माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, हमको मिल जाएगा डेल्टा यू जो है दैट इज नथिंग बट 1/4πε0 इंटू Q0 इन ब्रैकेट 1/r, एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट। ठीक है, अब देखो हमको ये वैल्यूज निकालनी है, सो डेल्टा यू हमको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q0 इन ब्रैकेट 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है बच्चों, आई होप इतना समझ में आया आप सब लोगों को। ठीक है, आइए अगले पेज में चलते हैं। तो ये जो मिला बच्चों डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 इन ब्रैकेट 1/r2 माइनस 1/r1, इसको मैं इक्वेशन 4 कर लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखना। आई विल बी टेकिंग दिस एज इक्वेशन नंबर 4। और ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, the change in potential energy is equal to the work done, is equal to the work done। A to B मूव करना था, राइट, WAB अगेंस्ट the electrostatic force। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो हम वर्क डन कर रहे हैं, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम अभी यहाँ से क्या लिख सकते हैं अगले लाइन में कि देयरफॉर हमारा जो वर्क डन है WAB, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, देयरफॉर वर्क डन WAB इज नथिंग बट ये हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर। ठीक है बच्चों, और वो किसके बराबर है, दैट इज नथिंग बट 1/4πε0 Q0 in bracket 1/r2 minus 1/r1। तो ये बच्चों हमारा हो गया WAB विच इज इक्वल टू डेल्टा यू। आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट सबको। ठीक है, आइए अगले पेज में चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। अब ये मैंने पहले से लिख कर रखा है ताकि हम थोड़ा स्पीड में कर पाए बच्चों, ध्यान से देखना। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0 एट r इक्वल टू इन्फिनिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो रहता है क्या होता है आपका, फोर्स का फॉर्मूला में आप कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखते हो तो लिखते हो इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अगर हमने r का वैल्यू इन्फिनिटी लिख दिया तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी गेट्स 0। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0 एट r इक्वल टू इन्फिनिटी, हेंस इट इज कन्वीनियंट टू चूज इन्फिनिटी टू बी पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, जो हमने अभी बच्चों कैपिटल Q और स्मॉल Q0 लिया था उसको अब मैं Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्जेस से रिप्लेस कर रहा हूँ। सो द पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय R, मान लो 2 चार्जेस और उनके बीच में सेपरेशन कितना ले लिया मैंने R, कैन बी गिवन बाय यूजिंग, पहला वाला R1 जो है वो हम क्या ले रहे हैं, इनिशियली वो इन्फिनिटी पे था और हमको इन्फिनिटी से कितने डिस्टेंस पे लेके आना है, R डिस्टेंस पे। तो अब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने डेल्टा यू WAB के बराबर लिखा था बच्चों, उस फॉर्मूले में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 हमको क्या था एक बार देख लो, ये जो इक्वेशन 4 है इसमें मैं R2 के जगह पे बच्चों R ले रहा हूँ और R1 के जगह पे इन्फिनिटी ले रहा हूँ। मेरा Q जो है वो Q1 हो गया, Q0 जो है वो Q2 हो गया। तो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखना, UR इज नथिंग बट 1/4πε0 Q1 Q2 1/r माइनस 1/infinity। आप सब लोगों को पता है स्टूडेंट्स,
एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये वैल्यू कितना होता है 0। तो अगर वो 0 हो गया बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यू आर इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R, और हमको ये हमारा फॉर्मूला मिल गया हो। बच्चों ये क्लियर है आप सब लोगों को? आइए अब इसके थोड़े यूनिट्स देख लेते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स क्या रहता है, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है बच्चों, ऐसा यूनिट जो रहता है पोटेंशियल एनर्जी का ये जूल है, और हम 1 जूल कैसे डिफाइन करेंगे, 1 जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब मान लो कि अगर हमको 1 कूलम चार्ज को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मूव करना है तो हमको जो एनर्जी स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, 1 जूल। वैसे ही बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, change in kinetic energy of an electron while crossing the 2 points maintained at a potential difference of how much volt, 1 volt। ठीक है बच्चों, अब ये जो मैंने बताया इसी पे अपन 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं और 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। मिली बोला मतलब क्या हो जाता है, 10⁻³ इंक्लूड हो जाता है, इसलिए देखो 10⁻19 का 10⁻22 हो गया। और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला मतलब किलो क्या मल्टीप्लाई करता है, 10⁻3। तो अगर हमने इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो ये 10⁻16 हो जाएगा। आई होप बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। हम लेटर स्टेज में जाके लेक्चर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के और क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलिए बच्चों। आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं। अब अगला हेडिंग हमको बच्चों पढ़ना है इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आपको कहीं पे टीचर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिराइव करो लिखा हुआ मिल जाएगा, या कहीं पे टीचर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिराइव करो ऐसा लिख के देते हैं, ठीक है। तो हमको दोनों क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहना है। आइए ध्यान से देखते हैं क्या है इस पे क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखना, डिफाइन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पहले तो हम ये डिफाइन कर लेंगे, फिर डिराइव रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। तो पहले इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना इसको बच्चों, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to that point against the direction of electric field intensity। तो किसी भी फील्ड में किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं कि दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी हो 1 कूलम। तो अगर हमने Q0 के जगह पे 1 कूलम रख दिया तो हमारा V किसके बराबर हो जाएगा, W के बराबर। तो बाय डेफिनेशन हम कहीं कहीं ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, हम बाद में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे आओ बच्चों, और करके मैंने एक दूसरा भी डेफिनेशन इजी करके आपको दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो जो मिलेगा उसको भी हम इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। सिंपल है बच्चों, खाली ध्यान से देखना। इमेजिन करो कि हमने एक चार्ज लिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मान लो ये चार्ज मैंने पॉइंट A पे रखा हुआ है और इसकी वजह से हमको आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा बच्चों। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखना थियरी में, कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज प्लस Q केप्ट एट पॉइंट O। ठीक, अब ये Q0 मैंने मेरा टेस्ट चार्ज लिया, ये इन्फिनिटी से मैं मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स प्लस Q, जब ये इस पॉइंट पे रहेगा जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे है बच्चों। ध्यान से देखना, जब मैंने टेस्ट चार्ज प्लस Q0 को मूव किया और मैंने पॉइंट M तक लाया, तो जब ये पॉइंट M पे आएगा, पॉइंट M से O के बीच का डिस्टेंस मैंने x रखा हुआ है। इस पॉइंट पे इस चार्ज को, इस चार्ज की वजह से एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है। ठीक है,
और उसी साइड में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, थोड़ा ध्यान देना, इसको यहीं पे लिख देता हूं, तो ये हमारा ई वेक्टर है जो इधर लग रहा है बच्चों, ठीक, ध्यान देना इसको। सो दिस इज ई वेक्टर विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और उसी लाइन पे हमको एफ ई वेक्टर पे एक्ट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों इसको। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बाहर की तरफ लग रहा था, और मैंने बोला कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इसी लाइन पे बाहर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, मैं इस चार्ज को देखो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं। देखो डीएक्स वेक्टर का डायरेक्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं इस चार्ज को यहां पॉइंट एम से मूव करके पॉइंट एन तक लेके आ रहा हूं, इनके बीच में ये डिस्प्लेसमेंट कितना है डीएक्स, और डीएक्स की डायरेक्शन ई वेक्टर के अपोजिट है, ध्यान देना बच्चों, ठीक। और हमको इस चार्ज को उठा के कहां पे लाना है, पॉइंट ए पे लाना है, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है पॉइंट ओ से, ठीक। आइए बच्चों आगे चलते हैं, थियरी थोड़ा देख लेते हैं। सो मैंने क्या लिखा बच्चों, a unit positive charge plus q naught present in vicinity is moved towards charge plus q from m to n move कर रहे हैं through a small distance dx, ठीक। as direction of electric field of charge plus q is outward, बराबर है, e वेक्टर जो था वो आउटवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट dx is in opposite direction to electric field, जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग में समझाया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों इसको, as electrostatic force is along E vector but obvious, therefore work done is given as, work done का फॉर्मूला क्या रहता है, F vector dot ds vector, और अगर हम इसको हमारे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, F into dx into cos theta, and theta here is 180 because they are in opposite direction to each other, so cos 180 is -1, that is why I have directly written dw is equal to minus f dx in magnitude form, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों जरा, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में बच्चों पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो रहता है दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, और हमने क्यू नॉट को क्या बोला हुआ है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 कूलम। तो अगर मैं यहाँ पे ये 1 कूलम पुट कर दूं बच्चों, तो मेरा ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ के। इसीलिए बच्चों मैंने इस इक्वेशन के बाद देखो ध्यान से, dw इज इक्वल टू माइनस एफ dx के बाद मैंने f के जगह पे क्या लिख दिया, e लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, dw इज इक्वल टू माइनस ई इंटू dx, जिसको मैंने इक्वेशन 1 बोला है। हो बच्चों इतना आपको समझ में आया। आइए आगे चलते हैं, ध्यान देना बच्चों। बट वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस dv बिटवीन m and n इज गिवन एज, बट ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका n to m मूव कर रहा है, मतलब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो बच्चों, आप सबको पता है v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, राइट। तो वैसे ही हम छोटा वैल्यू की बात करेंगे तो dv मेरा क्या हो जाएगा, dv इज dw अपॉन क्यू नॉट, यहाँ से dw कितना हो जाएगा, dv इंटू क्यू नॉट। पर मैंने अभी आपको बताया कि क्यू नॉट एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 कूलम। तो अगर हमने यहाँ पे ये 1 पुट कर दिया बच्चों, तो हमारा dw किसके बराबर हो जाएगा, dv के। देखो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 मिला जिसको हम बोल रहे हैं dw इज इक्वल टू माइनस ई dx, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 मिला जिसको हम बोल रहे हैं dw इज इक्वल टू dv। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, हम लिख सकते हैं माइनस ई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वी। यहाँ से ई निकालना था तो ई क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स। यहाँ से ये हमारा रिलेशन हो गया बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे ये जो डी वी बाई डी एक्स है बच्चों, इस टर्म को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डी वी अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। हेंस बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहता है इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। आई होप बच्चों ये क्लियर है आप सब लोगों को। आइए आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। अब एक नोट बच्चों मैं आपके लिए दे रहा हूं, देखो ध्यान देना, जीरो पोटेंशियल है ना बच्चों, हमको पता रहना चाहिए कि हमको कहां पे क्या यूज करना है, ठीक है। सो मैंने इस नोट में जीरो पोटेंशियल के बारे में क्या लिखा है, ध्यान से देख लो। इन केस ऑफ अ पॉइंट चार्ज और लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ चार्जेस, मतलब अगर पॉइंट चार्ज होगा या लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ चार्जेस होगा तो जो जीरो पॉइंट रहता है, जीरो पॉइंट किसका, जीरो पोटेंशियल, ठीक है, जीरो पॉइंट ऑफ पोटेंशियल यानी जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट इज सेट एट इन्फिनिटी। तो हम उसका पोटेंशियल कहां पे मानते हैं, जीरो, इन्फिनिटी पे। बट फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स फिजिक्स में डील करते हैं वहां पे जो आपका अर्थ रहता है, द अर्थ इज यूजुअली टेकन टू बी एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। इस नोट को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे
अगले पेजेस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है बच्चों, ध्यान से समझना इसको, हमको सिलेबस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर ये 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैंने उसको यहाँ पे डायग्राम में बता के दिया आपको, ताकि आपको ये ध्यान रहे बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला क्वेश्चन हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और तीसरा हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले हेडिंग में हम ये 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक हेडिंग जो है बच्चों वो अलग अलग क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। आओ फर्स्ट हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, हम इसके ऊपर चलते हैं। ध्यान देना बच्चों। आओ बच्चों ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने फर्स्ट हेडिंग रखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस पे क्वेश्चन क्या रहता है बच्चों, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी हमने इसके पहले ये ऐसा सेम ड्राइंग किया था बच्चों। ये हमारा चार्ज लिया है मैंने पॉइंट ओ पे, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास में होगा, और हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो कि कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको हम m2n जो है वो डिस्प्लेस करेंगे फॉर अ डिस्प्लेसमेंट dx। इनिशियली ये लोकेशन जो है आपका x है, और हमको a डिस्टेंस तक लाना है, विच इज डिस्टेंस r फ्रॉम o। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको आउटवर्ड एक्ट कर रहा है, और आप डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो। ठीक बच्चों, अब ध्यान से समझना इसको। ठीक है, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज प्लस q, देखो यहाँ पे लोकेटेड एट पॉइंट ओ, करेक्ट। वी नीड टू डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल एट पॉइंट ए, हमको पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम o, r डिस्टेंस पे o से। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना बच्चों। लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, तो मान लो मैंने जैसा ड्राइंग में आपको समझाया था कि कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इन्फिनिटी पे है, और उसको हमको उठा के ए पे लाना है। तो जब हम इन्फिनिटी से m तक लेके आए तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा, पर जैसे ही m पे आएंगे हमको इसकी वजह से उस पर फोर्स लगना चालू हुआ आउटवर्ड। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां से आगे लेके आना है, तो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा फॉर डिस्प्लेसमेंट dx या फॉर डिस्प्लेसिंग फ्रॉम m टू a, राइट। ध्यान से देखो बच्चों, आओ। सो मैंने लिखा है कि लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, and we know that electric potential at a point A is the amount of work done per unit positive charge। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट, बराबर। अब द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट m एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम o इज ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो ध्यान से, एक्चुअली में हमको अगर वहां पे Q0 दिखाता तो मुझे क्या लिखना होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, पर हमने Q0 की वैल्यू यूनिट रखी हुई है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हम यहाँ पे वो नहीं लिख रहे हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू 1 कूलम हो जाएगी। ठीक है, सो मेरा F कितना हो गया, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बना लिया, एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओ, जो कि मैंने ड्रॉइंग में दिखाया है आपको। ठीक है, The amount of work done for infinitesimal displacement dx, तो ये जो हम displacement dx क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम m to n, इसका वर्क डन हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स, बिकॉज आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, बराबर है बच्चों। आओ ध्यान देना, एक एक करके लिखते हैं। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स, तो dw क्या हो जाएगा, f फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर दिया अपन ने, तो f क्या था, f था हमारा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इंटू डी एक्स, बराबर। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट्स। ध्यान से देखो बच्चों, अब हमने छोटा वर्क निकाल दिया, dw वर्क निकाला फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। व्हाट इज टोटल वर्क डन बच्चों, ध्यान से देखो, देयरफॉर टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हमको डिस्प्लेस करना है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R ऑफ dw। dw का वैल्यू इक्वेशन 2 से देखो यहाँ पे उठा के मैंने पुट कर दिया है बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं बॉक्स के अंदर, ध्यान देना बच्चों। अब अगले पेज पे चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। माइनस Q अपॉन 4πε0 बाहर चला गया, तो इंटीग्रेशन के अंदर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x रेज टू -2, x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन x रेज टू -1 अपॉन -1। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx को हम क्या लिखते हैं, x का पावर n+1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी n+1, राइट।
सो उसके हिसाब से x रेज टू -2 को मैं क्या लिखूंगा, x रेज टू -2 + 1 विच इज -1, राइट, अपॉन -2 + 1 अगेन विच इज -1, और ये लिमिट आपका इन्फिनिटी टू r एज इट इज रख दिया। अब ध्यान दो बच्चों, इधर का ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 मैं लिखूँ नहीं लिखूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये -1 इंटू -q बिकम्स +q आएगा। देखो यहाँ पे q/4πε0 हो गया ये, और x रेज टू -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x, लिमिट वैसा ही रखा, ठीक। अब हम ये लिमिट अंदर पुट करेंगे बच्चों, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट। तो ध्यान से देखना क्या होता है बच्चों, देखो वर्क डन जो है दैट इज q/4πε0, 1 अपॉन अपर लिमिट -1 अपॉन लोअर लिमिट, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, यू नो दिस राइट। तो अगर हमारा ये 0 हो गया बच्चों, आप ध्यान में रखो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बोल देता हूँ, ये हमारा क्या है 0, ठीक है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ये देखो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो हमारे पास क्या बचा, W इज इक्वल टू q/4πε0 इंटू 1/r, ये हमारा वर्क डन हो गया बच्चों, ठीक है। बाय डेफिनेशन मैंने अभी बताया था कि आपका इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो रहता है वो डायरेक्टली किसके बराबर रहता है, वर्क डन के, फॉर ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बराबर। सो बाय डेफिनेशन द इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू चार्ज प्लस q इज नथिंग बट v इज इक्वल टू w, एंड w इज नथिंग बट 1/4πε0 इंटू q/r, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे लिए हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आई होप बच्चों आपको इतना क्लियर होगा। आइए ध्यान दीजिए, अब कुछ केसेस है बच्चों, एट r इक्वल टू इन्फिनिटी, जब r की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो q/∞ इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0 एट इन्फिनिटी, जो कि हमने पहले कंसीडर किया था, वो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहता है वो इन्फिनिटी पे 0 रहता है, ठीक है। ऑल्सो इक्वेशन नंबर 3 हमको क्या दिखाता है बच्चों, ध्यान से देखो, ऑल्सो इक्वेशन 3 shows दैट फॉर एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट चार्ज द वैल्यू ऑफ v, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू इज सेम एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ r, बिकॉज हमारे फॉर्मूले में डायरेक्शन ऑफ r के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। हेंस हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ r है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों। आओ आगे चलते हैं। अब ये मैंने क्या बनाया हुआ है, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वेरिएशन विथ डिस्टेंस, ठीक है। अब आप सबको पता है, देखो E का फॉर्मूला जो रहता है E इज 1/4πε0 इंटू q/r², सो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये वाला जो मैंने ग्राफ बनाया है ये E डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², और ये वाला ग्राफ जो है वो E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ये मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये साइड और इधर आपका डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक। आ जाओ बच्चों, आगे आ जाओ, ध्यान देना। अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ मैथ्स इनटू दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन, ठीक है। सो मैंने आपको जो पहले हेडिंग बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमको 3 पढ़ना था, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो हमारा हो चुका, दूसरा अभी ये आ रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना इसको। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से समझो पहले इसका ड्राइंग। मैंने यहाँ पे देखो नीचे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है बच्चों, हमने एक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है AB। ए पे हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, बी पे हमारा नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये हमारा सेंटर हो गया पॉइंट O, ठीक। आप सबको पता है O से A का डिस्टेंस L है और O से B का भी डिस्टेंस L है, और ये टोटल डिस्टेंस हमारा 2L हो जाता है। आप सबको पता है बच्चों P वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव, ठीक है। सो P वेक्टर की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक। मान लो मैंने एक पॉइंट C कंसीडर किया, ठीक है, एक पॉइंट C कंसीडर किया जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो मैंने एक पॉइंट C कंसीडर किया स्पेस में जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमको पॉइंट C पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब ये पॉइंट C का डिस्टेंस A से मैंने R1, इस पॉइंट C का डिस्टेंस B से मैंने R2, और इस पॉइंट C का डिस्टेंस सेंटर से मैंने R लिया हुआ है, ठीक है। और देखो ये कुछ इंक्लिनेशन बना रहा है, यहाँ पे मैंने इंक्लिनेशन अगर थीटा लिया है तो ये टोटल आपका 180 डिग्री होता है बच्चों लीनियर पेयर।
तो अगर ये टोटल 180 है और ये हमारा थीटा है तो हमारा ये जो बच गया ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना, हम स्लो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो मैंने जो आपसे थियरी डिस्कस करी वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई अ फाइनाइट डिस्टेंस 2l। ये एक्सप्लेन किया। इट्स डाइपोल मोमेंट इज पी वेक्टर और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, जो कि मैंने डायरेक्शन दिखाया है ड्रॉइंग में। In order to determine the electric potential due to a dipole, let the origin be at center O। मान लिया let C be any point near the electric dipole at a distance r from center O inclined at an angle theta with axis of dipole। तो अगर आप ड्राइंग में देखोगे कि मान लो कि हमको इस पॉइंट पे निकालना है जो r डिस्टेंस पे है पॉइंट O से, और जो एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एंगल थीटा, ठीक है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, We need to determine net electric potential at C due to the dipole। ये हमारा काम है बच्चों। अब हम कैसे करेंगे, आओ आगे चलते हैं, एक एक करके बच्चों देखना। अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V का फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस, राइट। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, जो पॉइंट A पे हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V1 को क्या लिख सकते हैं, V1 इज नथिंग बट 1/4 एप्सिलॉन इनटू चार्ज व्हिच इज प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस व्हिच इज R1 फ्रॉम A टू C, व्हिच इज नथिंग बट Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू R1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब ये हमने प्लस क्यू चार्ज जो A पे था उसके लिए हमने ये लिखा, ठीक। ऑल्सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट B, जो B पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है उसकी वजह से पॉइंट C पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, V2 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन R2। तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 विच इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर मी, ठीक है बच्चों। अब हमको प्लस क्यू चार्ज से पोटेंशियल मिल गया, हमको माइनस क्यू चार्ज से पोटेंशियल मिल गया, दोनों इलेक्ट्रिक डाइपोल के चार्जेस हमने कैटर कर लिए। तो हमारा जो नेट पोटेंशियल एट C होगा ड्यू टू द डाइपोल, वो हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना बच्चों। VC जो है दैट इज नथिंग बट V1 प्लस V2। V1 कितना था इक्वेशन 1 से, ये लिख दिया। V2 कितना था इक्वेशन 2 से, ये लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करोगे, देखो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है बच्चों, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये कॉमन निकाल लीजिए। पहले वाले से हमको बचेगा 1/R1 और दूसरे वाले से बचेगा हमको -1/R2, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। यहाँ तक आई होप बच्चों आप सब लोगों को समझ में आया होगा, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ना एक आपको रूल समझाया है ताकि है ना आपको ये डेरिवेशन आसान लगे, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लेना, ये जो रूल है ना मैथ्स में बच्चों, इसको हम कोसाइन रूल बोलते हैं। और कोसाइन रूल हमारा क्या करता है, सपोज करो हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, तो ABC ट्रायंगल के ये जो कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C है, दे आर रिप्रेजेंटिंग द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, एंड स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ साइड ऑफ BC, AC एंड AB, ठीक है बच्चों। तो अब देखो कोसाइन रूल क्या बोलता है, कॉस ऑफ A अगर हम लिखने जाते हैं तो A के बाद क्या आता है B, और B के बाद क्या आता है C। तो देखो cos A इज नथिंग बट B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसका B इंटू इसका C। तो वैसे ही अगर B के लिए लिखना है, cos B लिखना है, तो क्या B के बाद आता है C, C के बाद आता है A के बाद आता है B। बच्चों इमेजिन करो कि हमने ABC एक चेन पे लिख दिया है और चेन जो है वो मूव कर रहा है। तो अगर हमने B रखा हुआ है तो B के बाद क्या आता है C, C के बाद A के बाद B। तो अब cos B हम कैसे लिख सकते हैं, इट इज C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C इंटू A। तो वैसे ही बच्चों cos C क्या लिख सकते हैं, C के बाद A आएगा, A के बाद B आएगा, फिर C आएगा। तो cos C इज नथिंग बट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। ये हमारा होता है बच्चों कोसाइन रूल। अब इसको यूज करके बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, आ जाओ। देखो बाई ज्योमेट्री इन ट्रायंगल AOC। अब आपको ट्रायंगल AOC देखना चाहिए बच्चों, एक बार ध्यान से देखो फिर से, ड्राइंग समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जो अभी मैंने कोसाइन रूल समझाया बच्चों, उस कोसाइन रूल के हिसाब से इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOC में आपका ये थीटा है, देखो। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों,
कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम कॉस थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना एक बार। कोसाइन रूल हमको बोलता है कि कॉस थीटा जो रहता है उसके लिए देखो हमारे पास साइड क्या है ट्रायंगल एओसी में, R1 है, R है और L है, R1 है, R है और L है। तो हम अगर कॉस थीटा लिखने को जाते हैं बच्चों तो हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ये माइनस में आता है बाद में। सो कॉस थीटा इज नथिंग बट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू R इंटू L। ध्यान देना इस ट्रायंगल में थीटा के अपोजिट वाला जो रहता है वो हम बाद में लिखते हैं। सो कॉस थीटा इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू R इंटू L। जैसा वो बताया बच्चों वैसे ही इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल BOC में बच्चों ध्यान से देखना, इसका एंगल क्या है 180 माइनस थीटा। सो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू R इंटू L। दिस इज हाउ यू विल राइट दिस बच्चों। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा, बहुत ध्यान से समझ लेना बच्चों इसको। मैंने जो कोसाइन रूल आपको वहां पे नोट में दिया उस कोसाइन रूल को यूज करके मैं यहां से कॉस थीटा को क्या लिखूंगा, cos थीटा इज नथिंग बट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2RL, और cos 180 माइनस थीटा क्या लिखूंगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू RL। ठीक है बच्चों, आओ आगे चलते हैं, ध्यान देना बच्चों, यहां से हम आगे चलते जाएंगे। सो देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल एओसी मैंने लिखा कॉस थीटा इज दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, कॉस थीटा इंटू 2RL क्या बन जाएगा 2RL कॉस थीटा। सो 2RL कॉस थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमको R1 स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं और इसको इधर शिफ्ट करते हैं। सो माइनस R1 स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 2RL कॉस थीटा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूं ध्यान से देखना, ये पूरे टर्म से मैं R स्क्वायर कॉमन लेता हूं बच्चों, ये जो राइट हैंड साइड में हमारा पूरा टर्म है उन सब से R स्क्वायर कॉमन लेता हूं। सो इनसे R स्क्वायर कॉमन लूंगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले वाले टर्म से R स्क्वायर निकल गया तो ये 1 बचेगा, दूसरे वाले में हम लिख सकते हैं इसको L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और तीसरे वाले में 2RL कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो कभी भी जब हम R स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो जिसके पास है वहां से तो चला जाएगा, पर जिसके पास नहीं है उसके डिनोमिनेटर में हमने वो मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली बच्चों जैसे मैंने आपको ट्रायंगल एओसी समझाया बच्चों, एकदम पैरेलली देखते चलो, ट्रायंगल बीओसी में मैंने क्या बोला, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर अपॉन 2RL। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। सो माइनस कॉस थीटा इज दिस साइड सेम, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू 2RL कितना हो जाएगा, माइनस 2RL कॉस थीटा विच इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब बच्चों इसको हम R2 स्क्वायर को ये साइड लेके जाते हैं और माइनस 2RL को ये साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये नेगेटिव वाला उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया, सो प्लस 2RL कॉस थीटा। अब अगेन बच्चों ये पूरा जो टर्म हमको राइट हैंड साइड में मिलना है इन सब से हम R स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से जब आप R स्क्वायर कॉमन निकालोगे, R स्क्वायर बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ से देखो R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहाँ से हम R स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2RL कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा देखो एक R1 स्क्वायर का यहाँ पे एक मिल गया इक्वेशन और एक R2 स्क्वायर का हमको यहाँ पे इक्वेशन मिल गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, आ जाओ अगले पेज पे, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है बच्चों। L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर को मैंने बच्चों L अपॉन R द होल स्क्वायर लिखा है, और ऊपर 2RL कॉस थीटा अपॉन जो R स्क्वायर था ना बच्चों, ध्यान से देख लेना एक बार पीछे आके, यहाँ पे जो 2RL कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर है ऊपर और नीचे का एक R कट होकर के नीचे ही एक R बचेगा इन दोनों में, देखो ध्यान से, यहाँ का R और यहाँ का R स्क्वायर, नीचे एक R बचेगा, ये हमने L अपॉन R द होल स्क्वायर, इसको L अपॉन R द होल स्क्वायर लिखा है नेक्स्ट स्टेप में। बच्चों ध्यान से देख लो एक बार, सो R1 स्क्वायर इज R स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस L अपॉन R द होल स्क्वायर माइनस 2L कॉस थीटा अपॉन R। सिमिलरली ये हो जाएगा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस L अपॉन R द होल स्क्वायर प्लस 2L कॉस थीटा अपॉन R। अब बच्चों थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, अगर डाइपोल बहुत छोटा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर छोटी है बच्चों, तो L की वैल्यू जो रहती है R के कंपेरिजन में बहुत छोटी होती है। फॉर अ शॉर्ट डाइपोल L इज वेरी वेरी स्मॉल टू R, हेंस L बाई R इज वेरी स्मॉल। अगर L बहुत छोटा है R से, तो अगर मैं L बाई R का डिवीजन करके निकालूंगा तो ये रेशियो जो है ये बहुत छोटा आएगा,
और अगर ये बहुत छोटा है तो अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं वो तो और छोटा हो जाएगा ना बच्चों, इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो एल अपॉन आर द होल स्क्वायर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। तो देखो यहाँ पे जो एल अपॉन आर द होल स्क्वायर है इसको अब हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जो एल अपॉन आर द होल स्क्वायर है हम इसको भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान दो अगले स्टेप में, यहाँ से हम लिख सकते हैं आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ये वाला टर्म तो निकल गया, सो माइनस 2l cos थीटा अपॉन आर। ठीक सिमिलरली बच्चों अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ये वाला टर्म 0 है, ये निकल गया है, अपन ने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस 2l cos थीटा अपॉन आर। आई होप बच्चों इतना क्लियर है। अब r1 स्क्वायर हमको मिल गया था बच्चों, हमको r1 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, थ्रू आउट बोथ साइड अपने को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो हमारा r1 क्या हो जाएगा, r1 इज इक्वल टू r, और ये सब अंडर रूट के अंदर जाएगा बच्चों। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, रूट के अंदर अगर कोई चीज़ लिखते हो तो उसका पावर क्या बन जाता है, 1/2। सो हम क्या कर सकते हैं, r1 इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r द होल रेज टू 1/2, बिकॉज हमने क्या किया, ये दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट लिया है। सो 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर रूट को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r द होल रेज टू 1/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से जैसे मैंने आपको r1 बताया वैसे ही अगर हम r2 लिखने को जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, r2 इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r द होल रेज टू 1/2। ठीक, तो आपको r1 और r2 आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स। अब ये अपन क्या करेंगे, यहाँ से हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों ही साइड में बच्चों। सो रेसिप्रोकल लेंगे अपन दोनों ही टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा, ये r1 जो है ये 1 अपॉन r1 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा बच्चों। सिमिलरली अगर हम r2 को 1 अपॉन r2 लिखते हैं तो ये जो पूरा टर्म है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा बच्चों। तो अब हमको क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पूरा का पूरा टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो ये r2 वाला पूरा का पूरा टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक, ध्यान से सुनना बच्चों, ये 1 अपॉन r जो है ये मैं उसको वैसे ही रखता हूँ, और ये नीचे वाला जो टर्म है ये हमारा ऊपर चला गया, तो पावर जो है जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव हो गया तो ये ऊपर ले लिया मैंने, देखो। सो 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r द होल रेज टू माइनस 1/2 हो गया बच्चों यहाँ पे। सो 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r ब्रैकेट में 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r द होल रेज टू माइनस 1/2 हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोलता हूँ बच्चों। ठीक है, हाँ बच्चों, तो ध्यान देना, हमको क्या मिल गया, 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r इन ब्रैकेट 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r द होल रेज टू माइनस 1/2। इसको मैंने इक्वेशन 4 बना दिया, और जैसा मैंने यहाँ पे 1 अपॉन r1 के लिए बताया वैसे ही यहाँ पे 1 अपॉन r2 मिल गया बच्चों हमको। 1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 1 अपॉन r ब्रैकेट 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r द होल रेज टू माइनस हाफ, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखना। अब ये आप मैथ्स में पढ़ोगे बच्चों, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब मैंने क्या किया ना, आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, डायरेक्टली लिखूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन वी नो दैट, देखो 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n को हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस ये चलता रहता है। इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल टू 1, अगर x का यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है बच्चों, इस फॉर्मूले में अगर ये जो x है, अगर ये x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, तो हम ये जो पूरे टर्म्स हैं आपके, ये जो पूरे टर्म्स है ना आपके राइट हैंड साइड में, इसमें हम क्या करते हैं, हम खाली फर्स्ट ऑर्डर मतलब आपका x का पावर 1 वहीं तक हम रिटेन करते हैं, बाकी हम सब टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बिकॉज x की वैल्यू बहुत छोटी है 1 से, तो हम खाली फर्स्ट ऑर्डर तक x के हम रिटेन करते हैं, और बाकी हम आगे के सारे जो है हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है, ध्यान देना, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल टू 1 वी रिटेन टर्म्स अप टू द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ x, खाली फर्स्ट ऑर्डर ऑफ x वाले टर्म को हम रिटेन करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये हमको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको देखो यहाँ पे मैंने कलर चेंज करके एक बॉक्स बना के रखा है बच्चों, ये जो पूरा दोनों टर्म है, अगर हम इन दोनों टर्म को इससे रिलेट करें बच्चों, ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n, अगर इस फॉर्मूले से इसको रिलेट करते हो तो देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस 2l cos थीटा अपॉन r। ध्यान से देखो, आ जाओ अगले पेज में बच्चों एक बार,
ध्यान से देखना, ये 1 माइनस 12 कॉस थीटा अपॉन आर रेज टू माइनस 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो प्लस ले लिया बाहर मैंने, माइनस अंदर चला गया। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये 1 प्लस एक्स द होल रेज टू एन का फॉर्म है बच्चों, ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स रेज टू एन। सो 1 प्लस एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या मैंने लिखा, 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन आगे आ गया देखो। सो 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज नथिंग बट 1 प्लस एन इंटू एक्स। अब देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे का 2 ऊपर का 2 बच्चों कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1 माइनस 2l कॉस थीटा अपॉन आर द होल रेज टू माइनस हाफ इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और 2 कैंसिल हो गया है, सो आई विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर। आई होप बच्चों ये समझ में आया। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे आ जाओ, हम ये वाले टर्म को कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हमने ऐसा लिख दिया, ये अगेन 1 प्लस एक्स रेज टू एन है, सो 1 प्लस एक्स रेज टू एन में ये n जो है ये आगे चला जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस एन इंटू एक्स। ये प्लस ऑफ माइनस माइनस हो गया बच्चों, ये 2 और 2 कट जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 2l कॉस थीटा अपॉन आर द होल रेज टू माइनस हाफ इज नथिंग बट 1 माइनस एल कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करता हूं, देखो इक्वेशन 4 और 5 जो हमको यहाँ पे मिला था बच्चों, ध्यान देना, इसमें इसका वैल्यू हमको मिल गया है, हमको इसका वैल्यू मिल गया है, तो हम क्या करते हैं, इसका और इसका वैल्यू हम इक्वेशन 4 और 5 में आकर के रिटर्न में पुट कर देते हैं। तो ध्यान देना, ये हमको मिल जाएगा, देखो 1 अपॉन आर वन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इन ब्रैकेट, देखो इक्वेशन 4 में ये इसके जगह पे ये पुट कर दिया, हमको ये मिल गया, और हमने इक्वेशन 5 से बच्चों इसके जगह पे ये पुट कर दिया, तो देखो हमको ये वाला इक्वेशन मिल गया। ठीक है, सो अब बच्चों हमको इक्वेशन 6 इसको बोल दिया मैंने, इसको हमने इक्वेशन 7 बोल दिया, और इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 से हमको बच्चों 1 अपॉन आर वन इज 1 अपॉन आर इन ब्रैकेट 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर मिल गया, एंड 1 अपॉन आर टू इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इन ब्रैकेट 1 माइनस एल कॉस थीटा अपॉन आर मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, इन दोनों वैल्यूज को उठा करके हम पहले वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में जाकर के पुट करेंगे। सो पुटिंग इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, ध्यान देना, पुटिंग इक्वेशन 6 एंड 7 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या था हमारा, इक्वेशन 3 था VC इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। एक बार मांगता है तो बच्चों देख लो, चलो मैं दिखा देता हूँ, ध्यान देना, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये देखना एक बार, ध्यान देना, हमने देखो यहाँ पे इक्वेशन बनाया हुआ है बच्चों, VC इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो अपन ने इतना जो मेहनत किया उससे हमने बेसिकली क्या निकाला, 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 का वैल्यू हमने निकाल दिया बच्चों इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 में, और वो इक्वेशन 6 से 1 अपॉन R1 और इक्वेशन 7 से 1 अपॉन R2 का वैल्यू हम उठा के इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, ध्यान देना बच्चों, आप लोग देखना बच्चों। सो मैंने यहां लिख दिया, पुटिंग इक्वेशन 6 एंड 7 इन इक्वेशन 3, VC इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो ये 1 अपॉन R1 का वैल्यू है, प्लस ऑफ ये आपका माइनस हो जाएगा, सो R2 का वैल्यू है। ठीक, अब इन दोनों में से 1 अपॉन R बच्चों कॉमन है, इन दोनों टर्म में 1 अपॉन आर कॉमन है, तो देखो 1 अपॉन आर मैंने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर माइनस 1 माइनस एल कॉस थीटा अपॉन आर। अब ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस बिकम्स प्लस, तो देखो ये +1 -1 बच्चों कैंसिल हो जाएगा, मैं अलग कलर से इसको कट कर देता हूँ, ध्यान देना। सो ये +1 और -1 आपका कैंसिल हो जाएगा, एल कॉस थीटा अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर कितना हो गया, 2l कॉस थीटा अपॉन आर बच्चों। तो देखो हमको क्या मिल गया, VC इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन आर इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन आर। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं बच्चों, ध्यान देना। सो अभी मैं क्या करूंगा, देखो एक बार पीछे आ जाओ बच्चों, ध्यान से देखना, ये Q और ये 2l को मैं साथ में रखता हूँ, न्यूमरेटर में साथ में मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो अगला स्टेप मेरा क्या हो जाएगा, VC इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2l, इनको साथ में रखते हैं, नीचे देखो ये R और R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये देखो बच्चों ध्यान देना, सो VC इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में, Q इंटू 2l को साथ में इंटू कॉस थीटा, और नीचे R इंटू R क्या हो गया, R स्क्वायर। आप सबको मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि Q इंटू 2l जो रहता है इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। तो सिंस P इज इक्वल टू Q इंटू 2l,
हमारा VC कितना हो जाएगा, VC हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P cos थीटा डिवाइड बाय r², और हमने इसको इक्वेशन नंबर 8 बना दिया बच्चों। ठीक, ध्यान दे देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर टर्म। हमने ये जो निकाला है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम VC कैसे लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P वेक्टर डॉट R वेक्टर अपॉन r³। ठीक है, VC इज इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर डॉट r²। अभी ये यूनिट वेक्टर के टर्म्स में है बच्चों, P वेक्टर डॉट r² डिवाइड बाय r², वेयर यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेक्टर, वेयर r³ इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग पोजीशन वेक्टर r²। ठीक है, ध्यान देना बच्चों इसको। आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आइए ध्यान देना, कुछ केसेस कर लेते हैं बच्चों। केस 1 क्या है बच्चों, हमने जो इक्वेशन नंबर 8 निकाला ना, उस इक्वेशन में अगर हमको टीचर ने बोला पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट निकालो एक्सिस पे, तो एक्सिस पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होता है टुवर्ड्स प्लस क्यू, या 180 डिग्री होता है टुवर्ड्स माइनस क्यू। प्लस क्यू की तरफ जाएंगे तो थीटा का वैल्यू 0, और माइनस क्यू की तरफ जाएंगे तो थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। आप ड्राइंग से इसको बच्चों समझ सकते हो। ठीक है, सो जो इक्वेशन नंबर 8 है हमारा, उसमें कॉस थीटा के जगह पे एक बार 0 डालो, थीटा के जगह पे एक बार 180 डालो, दोनों में हमको एक बार प्लस आंसर आएगा और एक बार माइनस आंसर आएगा, +1 -1। तो हमारा V एक्सियल क्या हो गया बच्चों, V एक्सियल इज +- 1/4πε0 इंटू P अपॉन r²। ठीक है, और दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू हो सकती है वो इतनी हो सकती है बच्चों। ठीक है, आओ एक और केस है बच्चों, ध्यान से देखना। तो हमने पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट बता दिया, अब हम पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे बच्चों। सो इक्वेटोरियल पॉइंट में जो थीटा का वैल्यू है, आपकी ड्राइंग में थीटा का है 90 डिग्री हो जाएगा। सो अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, cos 90 0 हो गया, और cos 90 0 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 8 में हमारा पूरा का पूरा V इक्वेटोरियल जो है वो क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, आई होप ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई बच्चों। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज निकाल दिया, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अब तक पढ़ लिया। ठीक, अब जो तीसरा है बच्चों, आइए हम उस पे चलते हैं। ध्यान देना बच्चों, तीसरे पे चलते हैं। सो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जो थर्ड क्वेश्चन हमको हो सकता है वो मैंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने क्या किया बच्चों, मान लो कि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस अवेलेबल है। ठीक है, किसी सिस्टम में, वेयर हमारा Q1, Q2, Q3, Qn, दीज आर n नंबर ऑफ चार्जेस at a distance r1, r2, r3 and rn from a point P, any point P in the space। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सारे चार्जेस की वजह से कितना होगा। ठीक है, एक एक करके चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। आओ अगले पेज पे। द पोटेंशियल V1 एट P ड्यू टू चार्ज Q1, अभी हमने पढ़ा था V इज 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। तो वैसे ही अगर V1 लिखना है तो हमारा क्या हो जाएगा, V1 इज 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R1। सिमिलरली हम V2, V3 से लेके Vn तक लिख सकते हैं एट पॉइंट P ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस कौन कौन से, Q2, Q3 एंड Qn। और हम उसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन R2। सिमिलरली V3 कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q3 अपॉन R3। और ऐसे ही अगर हम nth वाला लिखेंगे तो Vn क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Qn अपॉन Rn। ठीक है बच्चों, तो अब आइए टोटल अगर हमको लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द नेट पोटेंशियल V एट पॉइंट P ड्यू टू द टोटल सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नथिंग बट अल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल। अगर हम सबको ऐड कर दें तो हमको टोटल पोटेंशियल पॉइंट P पे मिल जाएगा ड्यू टू ऑल चार्जेस। ठीक है, तो हमने क्या लिखा देखो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस ये चलता रहेगा कहाँ तक, n नंबर ऑफ चार्जेस तक। V1 का फॉर्मूला हमने लिखा था, वैसे ही V2 का फॉर्मूला हमने लिखा था, ऐसे ही हमारा Vn का फॉर्मूला। इन सब में देखिए 1/4πε0 कॉमन है, बाहर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन Rn। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको अगर हमारे फॉर्मूले के स्लॉट में लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, V इज नथिंग बट 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू 1 से लेके I इक्वल टू n तक ये। ठीक है, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया। फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n QI अपॉन RI। ठीक,
फॉर अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है बच्चों तो हमारा जो समेशन रहता है इट इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। तो ये जो समेशन का साइन है ये हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं फॉर अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, आई होप बच्चों आपको ये तीसरा वाला भी समझ में आया होगा। तो ये पूरे के पूरे जो हमने पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तीनों टॉपिक्स जिसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं वो हमने पढ़ लिया बच्चों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, ध्यान देना बच्चों। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है ना बच्चों, हमारे पास ये टोटल 5 क्वेश्चंस पॉसिबल हैं बच्चों एग्जाम्स में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहता है हम किस किस चीज़ के ऊपर निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, कहाँ पे, इन एन एक्सटर्नल फील्ड। फिर हमारा चौथा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे हम 2 चार्जेस, फिर n नंबर ऑफ चार्जेस, फिर अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड, फिर 2 चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और फिर लास्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, इसके ऊपर टोटल हमारे पास ये 5 सब क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। ठीक है, हम एक एक करके अब बच्चों देखेंगे। ठीक है, आइए फर्स्ट पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिए पहला क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब कंसीडर करो कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 जो इनिशियली कहाँ पे थे, इन्फिनिटी पे, और उनको उठा के मेरे को उनके रेस्पेक्टिव लोकेशंस Q1 एट A, Q2 एट B लाना है, विच इज at a position r1 vector and r2 vector from a point O which is set origin। ठीक है, ध्यान देना, ये मैंने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए हैं। O मेरा ओरिजिन हो गया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। मेरे को Q1 और Q2 जो मेरे 2 पॉइंट चार्जेस थे वो इनिशियली इन्फिनिटी पे थे, उनको वहां से उठा के Q1 को पॉइंट A पे लाके रखना है विच इज एट अ डिस्टेंस r1 फ्रॉम O, एंड Q2 को उठा के B पे लाके रखना है विच इज एट अ डिस्टेंस r2 फ्रॉम O। ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, r12 का। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों, आ जाओ थियरी पे चलते हैं थोड़ा। कंसिडर 2 चार्जेस Q1 and Q2 with position vector r1 and r2 relative to some origin O. Consider that the 2 charges Q1 and Q2 are initially at infinity। बताया आपको। In bringing the first charge Q1 from infinity to position A, मतलब जब हमारा Q1 इन्फिनिटी पे था और उसको हम इन्फिनिटी से अगर पॉइंट A पे लाके रखते हैं तो उसके लिए हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। अब इसका रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि जब मैं Q1 को लाके रखूंगा पॉइंट A पे तो पहले से वहां पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा चार्ज पहले से अवेलेबल नहीं था। ध्यान देना, तो मैंने लिखा है यहां पे, इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 टू पोजीशन A, नो वर्क इज डन बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड अगेंस्ट विच वर्क नीड्स टू बी डन एज चार्ज Q2 इज स्टिल एट इंफिनिटी। हम पहले खाली चार्ज Q1 लेके आ रहे हैं इंफिनिटी से, इसीलिए हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। कब, जब हम फर्स्ट चार्ज मूव कर रहे थे। दिस चार्ज, एक बार ये चार्ज ला करके हमने पॉइंट ए पे रख दिया स्टूडेंट्स, तो ये चार्ज क्या करेगा, आसपास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करेगा। सो दिस चार्ज Q1 प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल इन स्पेस गिवन बाय V1 इज 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। इक्वेशन 1 बना लिया है बच्चों इसको, वेयर R1 इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन, जो कि मैंने ड्राइंग में आपको समझाया। ठीक, अब मैं बच्चों वापस इन्फिनिटी पे गया और वहां से मैं सेकेंड चार्ज लेकर के आ रहा हूं और कहां रखने की कोशिश करूंगा, पॉइंट बी पे। सो व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, क्या होगा इस पे बच्चों ध्यान देना, टू बी एट अ डिस्टेंस R12 फ्रॉम Q1, वर्क डन एज। अब हमको वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट, चार्ज Q1 जो था उसका जो पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट। तो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1 इनटू चार्ज ऑफ सेकेंड चार्ज विच इज चार्ज Q2। सो मेरा W2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R1 की जगह पे मैंने R12 लिखा, ठीक है, इंटू Q2, सिंस AB का वैल्यू किसके बराबर है, R12 का। ड्राइंग से आप देख लेना बच्चों।
So this work done in bringing the two charges to their respective locations from infinity, right, is stored as potential energy of the configuration of two charges. तो हमको इन दोनों चार्जेस को इन्फिनिटी से पॉइंट ए और पॉइंट बी रेस्पेक्टिव पोजीशंस पे लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा, यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, जो हमको क्या मिला, W1 हमको 0 था और W2 हमको यहाँ पे मिला है. ठीक है बच्चों, आओ आगे चलते हैं, ध्यान देना. सो मेरा क्या हो जाएगा, देखो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है इज नथिंग बट वर्क डन विच इज इक्वल टू W, राइट. सो द अबव इक्वेशन कैन बी जनरलाइज फॉर अ सिस्टम ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस. अभी जो मेरे को मिला है ये हमने 2 पॉइंट चार्जेस के लिए रखा बच्चों, ठीक है. हम इसको कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस के लिए जनरलाइज कर सकते हैं. ठीक, आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है सब कुछ यहाँ पे. सेकेंड हेडिंग देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस. तो हमने अभी 2 पॉइंट चार्जेस पढ़ा बच्चों, एकदम से सिमिलर है फॉर n पॉइंट चार्जेस. खाली मैं आपको थियरी बताता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखना. मान लो पहले हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस था, तो मान लो बच्चों अभी हमारे पास n पॉइंट चार्जेस है. कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 से लेके Qn तक विथ देयर पोजीशन वेक्टर्स R1, R2, R3, R4 से लेके Rn तक रिलेटिव टू सम ओरिजिन O, जैसे हमने पहले बताया था. कंसिडर ऑल चार्जेस आर इनिशियली एट इन्फिनिटी. फर्स्ट चार्ज को जैसे मैंने पहले बताया बच्चों, ध्यान से देख लो, वापस सेम चीज लिखना है. सो पहला चार्ज जब हम लेके आएंगे इन्फिनिटी से R1 पे या A पॉइंट पे, हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से कोई अपोज करने के लिए था ही नहीं. तो हमारा देखो फर्स्ट वर्क जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई स्टूडेंट्स, 0. लेकिन जब मैं सेकेंड चार्ज लेके आया तो मुझे सेकेंड चार्ज के लिए वर्क करना पड़ेगा, और वर्क क्या रहेगा, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 इनटू चार्ज ऑफ सेकेंड वाला. मल्टीप्लाई किया, हमको देखो ये सेकेंड वाले के लिए वर्क डन मिल गया. अब अगर मैं थर्ड चार्ज फिर इन्फिनिटी से जाके लेके आता हूं बच्चों, तो अब थर्ड चार्ज को कौन कौन अपोज करेगा, Q1 एंड Q2 बोथ. तो अब इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C, work has to be done against electrostatic forces of both Q1 and Q2. ध्यान दो. तो अब वर्क W3 कैसे हो जाएगा, वर्क डन जो है वो हो जाएगा पोटेंशियल एट C ड्यू टू बोथ Q1 एंड Q2 इनटू चार्ज ऑफ Q3. अब पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 क्या रहेगा, ऐसा 1 से 3 के बीच में, इसलिए R13 डिस्टेंस, और 2 और 3 के बीच में R23 देखो. और इसको अगर मैं Q3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये Q3 जो है वो दोनों के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होएगा. तो देखो यहाँ से दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन था, मैंने बाहर ले लिया बच्चों. तो यहाँ से हमको बचेगा ये Q3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो Q1 Q3 अपॉन R13, Q2 Q3 अपॉन R23, हमारे पास W3 मिल गया. सिमिलरली बच्चों अगर हम Q4 ब्रिंग करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो हमको कौन से चार्जेस अपोज करेंगे, Q1, Q2 और Q3 तीनों अपोज करेंगे, मतलब उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो विल कम इनटू पिक्चर. तो हम डायरेक्टली W4 लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान देना. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है 1 और 4 के बीच में, फिर 2 और 4 के बीच में, और फिर 3 और 4 के बीच में, क्योंकि जब हम 4 लेके आएंगे तो हमारा 1 4 को करेगा, 2 4 को करेगा, 3 4 को करेगा रिपल, राइट, रिपेल. तो हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना पड़ेगा 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, वर्किंग ऑन 4 चार्ज, बराबर. तो जैसा मैंने W1 लिखा, जैसा मैंने W2 लिखा, जैसा मैंने W3 लिखा, जैसा मैंने W4 लिखा बच्चों, इन सबको अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रोसीडिंग इन द सेम वे, अगर हम इसी सीक्वेंस में चलते गए, वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस एट R1, R2, R3, R4, Rn एज, कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, ये तो सेम रहेगा. ये देखो समेशन ऑफ ऑल पेयर, सबका समेशन, और पेयर क्या, इट इज QJ QK अपॉन RJ के, मतलब यहाँ जो नंबर्स रहेगा वो यहाँ नंबर्स, हमको सारे पेयर्स के, जितने पेयर्स आपको 4 पॉइंट चार्जेस दिए, 5 पॉइंट चार्जेस दिए, 6 पॉइंट चार्जेस दिए, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू लास्ट जितने भी पेयर्स पॉसिबल है बच्चों, हमको सबके समेशंस लिखने पड़ेंगे, एंड दैट इटसेल्फ विल गिव यू द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, आई होप बच्चों ये सबको समझ में आया. आइए अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना. नो ये सिंपल है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, थर्ड पॉइंट है बच्चों इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल फील्ड. तो अभी बच्चों अगर इमेजिन करो, ध्यान देना बच्चों, ये मैं थोड़ा लिख लेता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, ये मैंने लिखा है कि इफ बच्चों ध्यान देना, इफ वी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है एट अ डिस्टेंस आर वेक्टर, ठीक है. दिस इज नॉट v इंटू आर वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. दैट इज व्हाट इज इट्स मीनिंग, ठीक. सो इफ v r vector is the external potential at any point p having position vector r vector, then by definition, हमको definition क्या बोलता है, वर्क डन जो रहता है इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, वो किसके बराबर रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के. मतलब मेरा W जो है वो किसके बराबर रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर. और वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन एक्सटर्नल फील्ड, आप सबने पढ़ा हुआ है, वर्क डन जो रहता है वो रहता है Q इंटू वी आर, ठीक है. ध्यान देना बच्चों, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, राइट. ध्यान दे दो, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो W कितना हो जाएगा, Q इंटू वी. वही मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स कि वर्क डन जो रहता है इज नथिंग बट Q इंटू वी, ठीक. आओ आगे पेज पे चलते हैं, ध्यान देना. दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज एंड दैट इज वाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट वर्क डन विच इज इक्वल टू Q इंटू वी ऑफ आर वेक्टर, वेयर आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है. आई होप बच्चों क्लियर है, ये सिंपल सा था. आओ अगले पेज पे चलते हैं, अगला हेडिंग 4th वन बच्चों. अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड. तो जैसे हमने सिंगल चार्जेस के लिए किया था वैसे ही अब हमको ये क्वेश्चन किसके लिए पूछा है, डबल चार्जेस के लिए. तो पहले कंसीडर कर लो, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 R2 रेस्पेक्टिवली इन एन एक्सटर्नल फील्ड. अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R1, फर्स्ट चार्ज की बात करते हैं. तो जब Q1 को इन्फिनिटी से R1 डिस्टेंस पे लेके आएंगे तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, Q1 इंटू वी ऑफ R1 वेक्टर, वेयर R1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, बराबर. अब अगर हम सेकेंड चार्ज को लाने जाएंगे बच्चों, तो सेकेंड चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल था उसकी वजह से एक वर्क डन होगा, और दूसरा वर्क डन किसकी वजह से होगा, जो पहले से चार्ज Q1 था उसका एक फील्ड हो जाएगा जो हमको रिपेल करेगा. सो हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. टू ब्रिंग द चार्ज Q2 टू R2 द वर्क इज डन नॉट ओनली अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड बट ऑल्सो अगेंस्ट द फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1. तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, ये तो हो जाएगा Q2 इंटू वी ऑफ R2, लेकिन वर्क डन ऑन Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से जो वर्क लग रहा है वो हमने अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा बच्चों, वो क्या होता है, 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon distance between 1 and 2, that is R12, where R12 is distance between Q1 and Q2. I hope बच्चों ये क्लियर है, ठीक है. सो हम क्या लिख सकते हैं, therefore by principle of superposition for fields we add up the work done on Q2. ये दोनों वर्क जो हमने अभी बताए हैं ये हम दोनों ऐड कर लेंगे. तो हमारा जो सेकेंड चार्ज के लिए वर्क डन होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 टू R2 वो क्या हो जाएगा, W2 इज नथिंग बट एक्सटर्नल फील्ड की वजह से वर्क प्लस ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से वर्क, ये दोनों को ऐड कर दोगे, ये हमारा सेकंड चार्ज को मूव करने का टोटल वर्क डन हो गया. अब इक्वेशन 1 हमको मिल गया, हमको इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 1 से हमको W1 मिल गया था, इक्वेशन 2 से हमको W2 मिल गया था. हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग दी कॉन्फ़िगरेशन. और टोटल वर्क डन मतलब ध्यान से देखो बच्चों, U जो है वो W के बराबर, W किसके बराबर, W1 प्लस W2 के. W1 कितना था, Q1 इंटू वी ऑफ R1 वेक्टर, W2 कितना था, Q2 इंटू वी ऑफ R2 वेक्टर प्लस 1/4 pi epsilon naught इंटू Q1 Q2 अपॉन R2. तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों PE वो हो जाएगा Q1 V ऑफ R1 वेक्टर प्लस Q2 इंटू V ऑफ R2 वेक्टर प्लस 1/4 pi epsilon naught इंटू Q1 Q2 अपॉन R12. और जैसा मैंने आपको ये बताया ऐसे बच्चों आप और भी चार्जेस के लिए लिख सकते हो, ठीक है. आओ अब अगले हेडिंग पे चलते हैं बच्चों, ध्यान देना. तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में अब तक 4 हेडिंग्स पढ़ चुके बच्चों, ठीक है. अब हम लास्ट हेडिंग पे चलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, ध्यान देना. ओके स्टूडेंट्स ध्यान देना, लास्ट हेडिंग है आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना. हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड. तो मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान से देखना, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है, ठीक है. फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई है मैंने, ई वेक्टर है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें मैंने एक डाइपोल लिया हुआ बच्चों, देखो प्लस क्यू माइनस क्यू दिख रहा है आपको, इनके बीच का सेपरेशन 2L है.
और ये इट इज मेकिंग एन एंगल विथ एक्सटर्नल फील्ड एट थीटा, ठीक है। मैंने पी वेक्टर यहाँ पे ड्राइंग में बनाया हुआ है बच्चों। ये पी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन विच इज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। क्यू इज इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग एट point this one where positive charge plus q is present and minus q is force acting at this point where minus q is present। और ये दोनों forces जो हैं they are equal and opposite in direction, they are equal in magnitude and opposite in direction। तो ये क्या होगा बच्चों? इसके ऊपर टॉर्क या कपल एक्ट होगा जिसकी वजह से ये रोटेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में। आओ ध्यान देना। सो कंसीडर अ डाइपोल with charges minus q and plus q separated by a finite distance 2l placed in a uniform electric field E vector, it experiences a torque tau vector which tends to rotate it। और tau vector का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है 11th में बच्चों? tau vector is nothing but p vector cross E vector which is tau is equal to pe sin theta। अब बच्चों ध्यान से देखना, in order to neutralize this torque, अगर हमको इस टॉर्क को न्यूट्रलाइज करना है, इमेजिन करो कि मैं एक एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहा हूं जो उसके बराबर है। सो लेट अस एज्यूम एन एक्सटर्नल टॉर्क टाउ एक्सटर्नल वेक्टर इज अप्लाइड विच रोटेट्स इट इन द प्लेन ऑफ द पेपर फ्रॉम एंगल, मान लो इनिशियली थीटा नॉट से वो थीटा पे कर रहा है, ठीक है, विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एट एन इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर स्पीड, बहुत छोटे एंगुलर स्पीड पे, ठीक। अगर अब हमको टोटल वर्क डन निकालना है बच्चों, ध्यान से समझना इसको। टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज गिवन बाय W जो होगा वो क्या होगा? देखो थीटा नॉट से थीटा टाउ एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, वेयर टाउ एक्सटर्नल थीटा, ये इंटू थीटा नहीं है, ये बता रहा है आपका कि जो टॉर्क है इट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, ठीक। टाउ एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर रहता है? पीई साइन थीटा के, लिख दिया। पीई कांस्टेंट बाहर चला गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस थीटा। लोअर लिमिट अपर लिमिट एज इट इज लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, देखो एक बार अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पे, फिर एक बार लोअर लिमिट डालेंगे, तो क्या बनेगा बच्चों? आओ अगले पेज पे देखना ध्यान से। वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू पीई ब्रैकेट माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा नॉट, बराबर। एक बार अपर लिमिट डाला, एक बार लोअर लिमिट डाला, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस वाला टर्म पहले लिखता हूँ, माइनस वाला टर्म बाद में लिखता हूँ, तो देखो हमको ये वर्क डन मिल गया, ठीक। अब बच्चों जैसा हमने अब तक पढ़ा है, this work done is stored as potential energy of the system in the position when the dipole makes an angle theta with the electric field। तो जब थीटा पे है तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली क्या है? वर्क डन, ठीक। अब आओ बच्चों आगे चलो, ध्यान से देखना। तो मैंने लिखा है therefore electric potential energy of electric dipole in an external electric field is nothing but u of theta minus u theta naught which is equal to w, and हमको W कितना मिला? PE ब्रैकेट कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, द जीरो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी चूजेज एज पर कन्वीनियंस। हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी चूज कर सकते हैं। तो हमने कंसिडर किया है कि मान लो कि U थीटा नॉट इनिशियली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो थी। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो अलग कलर से मार्क किया हुआ बच्चों, यहाँ पे अगर हमने यू थीटा नॉट के जगह पे जीरो रख लिया तो हमको क्या मिलेगा? यू थीटा इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। आओ बच्चों ध्यान से देखो, सो हमको यू थीटा मिल गया पीई इन ब्रैकेट कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब ये जो फॉर्मूला बच्चों हमको मिला है, हम इसको यूज करके दो स्पेशल केसेस डिराइव कर सकते हैं। तो एक एक करके देखो ध्यान से। केस वन में अगर मान लो इनिशियली डाइपोल जो था वो परपेंडिकुलर था, तो इनिशियल एंगल मतलब क्या? थीटा नॉट। सो अगर परपेंडिकुलर था इनिशियली, थीटा नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 90 पाई/2। उठा के पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो यू थीटा इज नथिंग बट पी, ये हो गया कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 तो जीरो होता है, जीरो माइनस कॉस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, मतलब हमारा यू थीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस पीई कॉस थीटा के। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। आ जाओ सेकेंड केस में चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। इफ इनिशियली द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, अगर ई वेक्टर के पैरेलल होता तो थीटा नॉट का वैल्यू क्या हो जाता बच्चों? जीरो। तो हमारा जो वो इक्वेशन मिला उसमें हम यू थीटा इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा था ना, तो थीटा नॉट के जगह पे देखो जीरो डाला। कॉस जीरो कितना होता है बच्चों? आप सबको पता है ये 1 होता है, मतलब हमारा यू थीटा का वैल्यू कितना आ गया? पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये बच्चों था हमारा डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर सब कुछ अच्छे से समझ में आया। एक बार रिवाइज अच्छे से कर लेना बच्चों, नोट्स अच्छे से बना लेना।
अगर हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते होंगे बच्चों तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।